हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो जुलाई मंथ का अपना हरियाणा करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। जून मंथ के अंदर काफ़ी कुछ खबरें रही थी करंट अफेयर की, कुछ एक दो बची हुई जो खबरें जो जुलाई के अंदर आई है उसको भी आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। और उम्मीद करूंगा कि 12 सितंबर का जो एग्जाम है उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर आपके आएंगे, एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जितने भी आए वो आपको क्लास से दिखाई दे। कुछ बची कुछ चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हम लोग। तो जुलाई मंथ के अंदर पहली जो न्यूज आप लोग देखते हो तो वो आपको दिखाई देगा कि हरियाणा के जो हमारे सीएम साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल। अब ये क्या है? अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारी पंचायत को फंड चाहिए, वो जो फंड है वो बीडीओ के थ्रू, बीडीओ से फिर आगे इस तरीके से फंड इशू होता है। तो सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल के अंदर बताया कि अगर आपको कोई डेवलपमेंट वर्क करना है, कोई कार्य करना है, तो कोई विकास करना है गांव के अंदर, किसी नाली का डेवलपमेंट करना है, पक्की सड़कें बनवानी है, तो आप ये फंड रेज करवा सकते हो। आपको वो फंड इशू हो जाएगा और किसके थ्रू इशू होगा? वो ऑनलाइन इस पोर्टल के थ्रू। और ये जो लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल है, इस पोर्टल को डिजाइन और डेवलप किया गया है किसके तर्ज पर? पूर्व योजना और पूर्ण योजना। मतलब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक योजना है पूर्व योजना, पूर्ण योजना। अब ये जो पूर्व योजना और पूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि आपको जितने का भी फंड चाहिए आप उस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग और आपने ग्राम पंचायत के अंदर कितना विकास कार्य किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फंड इशू हो जाएगा। और दूसरा, एक पहले भी ये न्यूज आई थी कि जो पंचायत के पहले क्या होता था कि जैसे पंचायत को कोई काम करना है तो पंचायत को जब कोई कार्य फंक्शन करना होता था तो वो किसी XYZ पर्सन को, कोई भी सरपंच है तो वो किसी XYZ पर्सन को पकड़ता था और वो बोलता था कि गांव के अंदर बीडीओ के साथ मिलके इस गांव के अंदर ये चीजें जो है लगाई जाएगी। अब वो जो टेंडर मिलता था ना वो किसी खास को मिल जाता था। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए, ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए ये भी किया कि अब वो जो है ई टेंडरिंग के जरिए होगा, कि वो जो करप्शन की जो चीजें दिखाई दे रही थी ना कि किसी को भी अपने मनचाहे को जो है टेंडर दे देना, अब वो ई टेंडरिंग के जरिए होगा। किसी को पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन किसका है कौन किसका नहीं है। उसके जरिए वो पंचायत का फंड उसको जो है कार्य के लिए मिलेगा। तो इसी तर्ज पर ये जो योजना है, ये जो पोर्टल है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये पोर्टल जनरली किसका है? The state government has constituted the inter-district council to strengthen the local bodies in terms of their financial and functional empowerment। तो जो फाइनेंशियल और फंक्शनल एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है क्या? इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये किसके साथ? यहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम थी? पूर्व योजना, पूर्व योजना, पूर्ण योजना, उसके तहत इसको जारी किया गया है। और ये जो है लोकल बॉडीज विकास निधि पोर्टल होगा। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो लोकल बॉडीज को लेकर सरकार के कुछ सराहनीय कदम रहे, कुछ अच्छे कदम रहे हैं जिनको आपको बढ़ावा देना चाहिए, जो आपको यहां पर दिखाई देंगे। अगली जो आप न्यूज देखते हो तो हरियाणा सीएम अर्ज पीपल टू टेक ग्रीन प्लेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ मदर अर्थ। देखो, जब भी मानसून आता है तो बारिश आती है, तो बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे महोत्सव मनाया जाता है हरियाणा में जिसका नाम है वन महोत्सव। अब ये जो वन महोत्सव है ये क्या है? इस वन महोत्सव के अंदर इस बार जैसे मानसून के टाइम पे जो वन महोत्सव मनाया गया 72वां वन महोत्सव। अब हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर जून बिल्कुल एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एंट्री कर जाता है दिल्ली और हरियाणा के अंदर मानसून। जब दिल्ली और हरियाणा के अंदर मानसून एंटर करता है तो हम मनाते हैं कौन सा उत्सव? महोत्सव, वन महोत्सव। अब हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 3.52% के आसपास नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है और 3.63% के आसपास टोटल फॉरेस्ट एरिया है।
जो कि अगर आप टोटल देखोगे तो 7% आपका निकल कर आएगा, जो कि ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड लेवल पर जो 33% तक होना चाहिए उससे काफी कम है। फॉरेस्ट के मामले में हम लोग काफी कम है। लास्ट क्लास में आपने एक चीज और देखी कि जो लाइफ ऑन लैंड जो रिपोर्ट थी एसडीजी की, उसके अंदर अभी हमारी जो है काफी नीची रैंक आई थी, सबसे खराब रैंक थी हरियाणा की, पुअर जो है उसके अंदर रिपोर्ट रही है हरियाणा सरकार की। तो यहां पर हरियाणा के सीएम साहब ने अपील की है इस 72वें वन महोत्सव के अंदर, और वो अपील क्या है? वो अपील ये है कि जो हरियाणा का हर एक व्यक्ति है वो कम से कम एक पौधा, एक सैपलिंग जो है अपने जीवन के अंदर लगाए और उसकी देखभाल करे, ग्रीन एरिया, और उसको मेंटेन करे ग्रीनरी को अपने आसपास के अंदर। देखो, सरकार ने ग्रीनरी को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर जो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, तो वहां पर 4 स्कीम्स भी चलाई थी जिसमें पेंशन भी दी जा रही थी। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूं, जो पेंशन 2500 थी वो पर मंथ नहीं है, पर ईयर। उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना, वहां पर मेरे से पर मंथ निकल गया था, वो पर ईयर है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रीन एरिया मेंटेन करने के लिए, ग्रीनरी को लेकर एनवायरमेंट स्कीम चलाई गई। तो यहां पर भी क्या है कि भाई 3 करोड़ सैपलिंग करनी, हमें 3 करोड़ नए पौधे लगाने हैं, और फॉरेस्ट एरिया हमें 3.63% से बढ़ाकर कितना करना है? 20%। या आप टोटल को 7% से देखोगे तो 20% करना है। तो 20% करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाने पड़ेंगे। जहां पर पानी कम है वहां पर ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे जैसे नीम हुआ, शीशम हुआ, कीकर हुआ, इनके पौधे लगाने पड़ेंगे। तो वन महोत्सव को एड्रेस कर रहे थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तब यहां पर उन्होंने लोगों से अपील की कि एक सैपलिंग कम से कम वो लगाए, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, इसी के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च की, उसका नाम था ई पौधशाला। अब भाई इसमें क्या है? ई पौधशाला ऐप। अब हमारे यहाँ के निवासी कहेंगे कि हमारे पास तो पौधे नहीं है, तो पौधे कहां से लाए? तो सीएम साहब ने ई पौधशाला ऐप लॉन्च की, और उन्होंने कहा कि इस ई पौधशाला ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपके नियरेस्ट नर्सरी है, नियरेस्ट नर्सरी से जिस पौधे की आपको रिक्वायरमेंट है वो पौधा आप वहां से नियरेस्ट नर्सरी से ला सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो सरकार हर एक नर्सरी को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी, और उसके अंदर ये होगा कि उन नर्सरी को जोड़ेगी किसके तहत? ई पौधशाला एप्लीकेशन के थ्रू। और इस ई पौधशाला एप्लीकेशन में कहा गया कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सरी, जो सरकार की जो नियरेस्ट नर्सरी होगी वहां पर, इवन आगे चलकर इसमें प्राइवेट नर्सरी को भी जोड़ने की बात करेगी सरकार, तो उसके अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? प्लांट्स का, सरकार जो है करेगी। तो ई पौधशाला ऐप होगी, आपकी जो चॉइस है, चॉइस के अकॉर्डिंग आप पौधा ले सकते हो, वहां से आप उसको लगा सकते हो, देखभाल कर सकते हो। तो ये जो है सरकार का जो है, जब सरकार ने 72nd वन महोत्सव सेलिब्रेट किया तो उसमें टारगेट रखा कितना? 3 करोड़ सैपलिंग का। ये ध्यान रखना, ये न्यूज आपसे एग्जाम में बार बार पूछ सकता है। एक तो 72वां वन महोत्सव मनाया है, और दूसरा कितने करोड़ सैपलिंग? 3 करोड़ सैपलिंग का, 3 करोड़ पौधे लगाने का, और 3.63% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने का? पूरे भारत के अंदर फॉरेस्ट एरिया 20%। और जो लैंड लाइफ ऑन लैंड जो रिपोर्ट है, लाइफ ऑन लैंड, उस लाइफ ऑन लैंड रिपोर्ट के अंदर हमारी 25वीं पोजीशन रही, उसको इंप्रूव करना है। चलिए, तो यहां पर ये जानकारी दी गई ई पौधशाला के थ्रू, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके माध्यम से है। अब देखो अगली न्यूज आप लोग देख सकते हैं, इसी से जुड़ी हुई है। अगली न्यूज क्या है? 32.98 लाख सैपलिंग ऑफ यूकलिप्टस नेटिव स्पीसीज प्लांट इन 6 फॉरेस्ट डिवीजन। तो कहा गया है कि जो हरियाणा के 6 फॉरेस्ट डिवीजन है, उन 6 फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर वो कौन कौन से एक बार हम लोग देखेंगे। उनके अंदर हम लोग यूकलिप्टस के जो प्लांट्स, पौधे हैं, वो हम लोग सैपलिंग करेंगे। देखो अब क्या है, इनके लिए हमें क्या चाहिए? लेस रेनफॉल चाहिए। अब आपको पता है कि हरियाणा के अंदर रेनफॉल कम है। जब रेनफॉल कम है
तो ऐसे पौधे जिनको हम उगा दें, बार बार पानी देने की रिक्वायरमेंट ना पड़े और वर्षा के पानी से ही वो क्या हो, उग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर सबसे ज्यादा शीशम के पेड़ मिलेंगे आपको। सफेदा किसी टाइम पे मिलता था, अब तो सफेदा जा चुका है। मोनोकोलन सफेदा की बात की थी सरकार ने, वो खैर मैंने यहां पर तो कवर करवाया नहीं, लेकिन वैसे बता देता हूं। दूसरा क्या है, कीकर वगैरह, नीम वगैरह, ऐसे पौधे उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। तो सरकार ने कहा है कि जो 6 फॉरेस्ट डिवीजन है, उन 6 फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर वो कौन कौन से डिवीजन है, उसके अंदर सरकार 32.98 लाख ऐसे पौधों का विकास करेगी। 32.98 मतलब 33 लाख पौधे वहां पर 6 फॉरेस्ट डिवीजन में लगाएगी। क्या होगा उससे, फॉरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं अपना बढ़ेगा, और फॉरेस्ट एरिया अपना बढ़ेगा तो सरकार ने जो स्कीम चला रखी है, ऑक्सीवेन स्कीम चला रखी है, ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जो बात कर रखी है, फॉरेस्ट्री ग्रीनरी प्रोग्राम चला रखा है सरकार ने, अरावली प्लांटेशन स्कीम चला रखी है, वो प्रोग्राम जो है सरकार का कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी पर लागू हो पाएगा। और इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो मोस्ट ऑफ द नेटिव स्पीसीज ऑब्टेन्ड थ्रू कंपनसेशन एफोर्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, जो ये सी कंपा जो है उसके थ्रू ज्यादातर ये जो है नेटिव स्पीसीज, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहां पर यह भी कहा गया है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है जो अदर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए है, वर प्लांटेड एडजॉइनिंग द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रिजर्व्स एंड अदर एरिया। अब देखो मैं आप लोग को बताता हूं, 6 फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर हम ऐसे फॉरेस्ट लगा रहे हैं जहां पर जिसके लिए रेनफॉल हमें कम चाहिए। अब एक तरफ तो हम लोग 3 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, 3 करोड़ का टारगेट तो अपना चलता रहेगा। अब हमें पता है कि अपना यमुनानगर, दूसरा अपना अंबाला, और फिर एक अपना पंचकुला, ये जो 3 स्टेट है यहां पर रेनफॉल अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि यमुना रिवर का पानी भी इनको मिल जाता है, सरस्वती मार्कंडा रिवर भी अपर साइड में है, वेस्टर्न कैनाल निकाल रखी तो पानी बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर आप मिड हरियाणा और आप साउथ हरियाणा में जाते हो तो वहां पर तो पानी की कमी है, तो वहां पर पानी की कमी है तो वहां पर हमें ऐसे पौधों पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो पौधे ऑक्सीजन के लिए तो सभी जरूरी है, जो पौधे जिनको रेनफॉल कम चाहिए, जिनको आसानी से पानी मिल जाए। क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते ना आप लोगों के ऊपर, ना मैं अपने ऊपर, मैं बोलूं कि मैं एक पौधा लगाऊंगा और उस पौधे की देखभाल ही ना हो तो ऐसे पौधे का फायदा क्या हुआ। तो उसके ऊपर फोकस करने की बात की गई है। जब उसके ऊपर फोकस करने की बात की गई है तो ये जो CAMPA है, ये इसकी एक मेन अथॉरिटी है जो इस पूरे प्रोग्राम को देखेगी। और इन्होंने बताया है कि जो अपने हाईवेज है, नेशनल हाईवे, उसके किनारे पर ऐसे फॉरेस्ट लगाए जाए, जो रिजेस वगैरह है, जो कटक वगैरह है, कैनाल, नहर जो है, नहर के किनारे किनारे लगाए जाए, स्टेट हाईवे के किनारे किनारे ऐसे पौधे लगाए जाए। तो इस चीज की बात यहां पर की गई है। अब यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, जो 6 फॉरेस्ट डिवीजन है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो 33 लाख सैंपलिंग जो की जाएगी वो किन किन के अंदर की जाएगी। अब यहां पर ध्यान रखना है, इसके अंदर इंक्लूड है सोनीपत, पानीपत, कैथल, चरखी दादरी, भिवानी और यमुनानगर। तो ध्यान रखना इसमें यमुनानगर को भी शामिल किया गया है। अब आप देखते हो तो यहां पर गुरुग्राम वगैरह नेशनल हाईवे के सारे अरावली प्लांटेशन स्कीम चला रखी है, तो उसको तो वहां से हम लोग पूरा करवा देंगे। लेकिन बचे हुए कौन से, ये वाले हैं। यमुनानगर के अंदर ऐसे पौधों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए हमें क्या है, जल ठीक ठाक मात्रा में मिले और जो आसानी से उग पाए। सोनीपत है, पानीपत है अपना, कैथल है, चरखी दादरी, भिवानी और यमुनानगर है। Of around 16.67 lakh plants of the 32 were planted in यमुनानगर alone, और इसमें से अकेले यमुनानगर के अंदर इतने लगाए जाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहां पर इजिली हमें वोटर अवेलेबल हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब इतने पौधे लग जाएंगे तो आपको पता है कि यमुनानगर और पंचकुला, ये जो 2 है फॉरेस्ट डिवीजन बोस्ट ऑफ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन हरियाणा, ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर होगा किसका, हरियाणा का। अब मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर बायोडाइवर्सिटी देखोगे, प्लांट्स की स्पीसीज देखोगे,
फॉरेस्ट देखोगे तो ये तीनों चीजें आपको कहां पर फिर ज्यादा मिलेगी? आपको यमुना नगर के अंदर। तो इसके ऊपर फोकस किया गया है। ये कुछ आपके बारे में था। अगली जो न्यूज है आइए वो देखते हैं। अभी क्या है? फॉरेस्ट लैंड ग्रैबर्स, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स जीरो टॉलरेंस टू इनकरेजमेंट। अभी लाकरपुर खोरी एक गांव है फरीदाबाद का, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब देखो मैं आप लोग को बता देता हूं। फरीदाबाद लाकरपुर खोरी, ये गांव न्यूज में रहा है। अब यहां पर क्या किया गया कि आपको पता है कि अरावली, एक तो वैसी रेनफॉल कम है, और जब वैसी रेनफॉल यहां पर कम है तो उसकी वजह से दूसरा क्या हो रहा था कि जो हमने अरावली प्लांटेशन स्कीम चला रखी थी, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सरकार की जो योजना थी, इसमें बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं। इसमें इस गांव के यहाँ पर आसपास देखा गया कि इलीगली जो है माइनिंग भी इवन हो रही है यहाँ पर। दूसरा क्या है, जैसे महेंद्रगढ़ में भी इलीगल माइनिंग होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर फॉरेस्ट को लगातार काटा जा रहा है, वनों को लगातार जो है उजाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो इस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू रेस्क्यू द अरावली हिल्स बाय ऑर्डरिंग द हरियाणा गवर्नमेंट टू इन्विक्ट एनकरेजमेंट फ्रॉम अराउंड 10,000 इलीगल स्ट्रक्चर एट लाकरपुर खोरी विलेज। तो इस गांव के अंदर 10,000 इलीगल स्ट्रक्चर हो रही है। वो भूमि को, जमीन को लेकर है, वो पहाड़ को लेकर है, वो पर्वतों को लेकर है, वो किसको लेकर है? वो कहीं ना कहीं पेड़ों को लेकर है। यहां पर ये जो गलत तरीके से ये जो लैंड ग्रैबर्स जो कब्जाए हुए हैं, अपनी भूमि को लगातार आगे बढ़ाए हुए हैं। जैसे खेत है, मैं आप लोग को बता देता हूं, ये खेत है, अब पता है कि ये सरकार की जमीन है, मेरा खेत नजदीक है, तो वो लगातार उसको क्या करते जा रहा है? बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। पेड़ अगर सरकार का कोई आ रहा है, उसको काट कर अपनी जमीन को बढ़ा रहा है। तो ये जो इलीगल चीजें हो रही है, इसको रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि आप इस चीज का पालन करो, इसमें ट्रांसपेरेंसी रखो, इसको आप अपने तर्ज पर देखो। अगली न्यूज, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि वो गांव कौन सा था और किसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें लगाई है। अगली न्यूज अगर आप लोग देखते हो तो हिसार एयरपोर्ट, इसमें कुछ नहीं, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब मैं यहां पर ज्यादा मगजमारी आप लोग को नहीं कराऊंगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया, और नाम चेंज करके क्या किया गया? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट नाम किया गया किसका? हिसार एयरपोर्ट का। और हिसार एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूं कि ये स्टेट का फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट है। कहां पर? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसका आपसे नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट। अभी मैं आप लोग को बता देता हूं, हिसार को लेकर एक और न्यूज पहले थी, और पहले भी काफी चर्चा के अंदर रहा है हिसार। क्या न्यूज थी? जो दुरंतो एक्सप्रेस थी, वो दुरंतो एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती थी? मुंबई से जयपुर, और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कहां तक? हिसार तक, लोहारू हिसार तक। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के मामले में हिसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पहले भी आपने बात की थी कि मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी डेवलप करने की भी बात की जा रही है किसके अंदर? करनाल, और करनाल के बाद किसके अंदर? हिसार के अंदर। तो ये तो खैर नाम चेंज है, बाकी चीजें आप लोग को हिसार के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये जो नाम चेंज है महाराजा अग्रसेन, ये हिसार एयरपोर्ट का किया गया। चलिए अगला जो है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम टू बी लॉन्च। एक ब्लॉक के अंदर एक प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, क्या चीजें होगी, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर सरकार ने क्या किया? इंकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। द स्टेट गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। Under the scheme, the state government plans to connect every block of the state within some industrial vision, and the government is working expedition on this scheme. देखो इसके अंदर क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, छोटे उद्योग को। अभी क्या है कि जैसे जो बड़े उद्योग चल रहे हैं
उस बड़े उद्योग के अंदर अलग अलग तरीके के उत्पाद है, और जब अलग अलग तरीके के उत्पाद हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्री उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता। जैसे एक एग्जांपल को आप ऐसे देखते हो, आप किसी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, या आप एक बड़े किसी किराना स्टोर पर जाते हो, कन्फेक्शन शॉप पर जाते हो, आपको पता है कि मैं इस जगह पर जाऊंगा और मेरे को यहाँ सारी चीजें मिल जाएगी और वही मार्केट रेट से मिलेगी। और अगर मेरे को बिवरेजेस में कोई आइटम चाहिए वो मिल जाएगा वहां से, खाने पीने का कुछ चाहिए तो वो मिल जाएगा, अगर मेरे को क्लोथ्स वगैरह का चाहिए तो वो मिल जाएगा। अब ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है वहां पर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिस व्यक्ति को अपने आसपास के छोटे उद्योग, छोटे वाले से कुछ सामान खरीदना चाहिए था, वो उसकी खरीदारी वहां पर बंद कर देगा। और जब वो उसकी खरीदारी वहां पर बंद करेगा तो कहीं ना कहीं स्मॉल इंडस्ट्री बढ़ नहीं पाएगी। अब हरियाणा में अगर आप मेन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो तो स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार पहले से कदम उठाती आई है। अब इस स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ाने को लेकर जो सरकार के कदम है वो तब पूरे होंगे जब उस पूरे ब्लॉक में, जो 137 ब्लॉक है, उस पूरे ब्लॉक के अंदर एक प्रोडक्ट हो जाए। इससे क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट होगा पूरे उसके अंदर तो कहीं ना कहीं सभी के अंदर समानता होगी, इक्वलिटी होगी, और जब इक्वलिटी होगी तो लोग बाग यहां पर ज्यादा खींचे चले आएंगे। ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है इनको भी इनकरेज मिलेगी, इनको भी प्रमोशन मिलेगा कि हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल पर हम लोग प्रोवाइड कर पाए। तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है 137 ब्लॉक के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो 137 जो ब्लॉक है उसके तहत एक ही प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को आप इजिली अवेलेबल करवा पाओगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखो, हरियाणा सरकार हमेशा से कदम उठाते आई है। जैसे सरकार ने पहले बिजली के बिल माफ किए, सरकार ने यहाँ पर किसानों को लेकर जो 3 फार्म बिल थे उसमें जो रोष उत्पन्न किया, तो वहां पर प्रगतिशील किसान सम्मान योजना सरकार ने दी। तो सरकार ने और बहुत सारे अवार्ड दिए, ट्रेनिंग दी किसानों को। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री को लेकर भी सरकार का सराहनीय कदम रहा है। और सरकार ने क्या कहा है, हरियाणा पावर सब्सिडी स्कीम फॉर हरियाणा इंडस्ट्री नोटिफाइड। तो पावर स्कीम है। देखो, आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई सब्सिडी देते, कुछ ऐसा देते हैं, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अपने हरियाणा की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ये सारी चीजें। और अगर इनको हम थोड़ा सा भी अपने लेवल पर कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है। अब यहां पर क्या किया गया है हरियाणा सरकार ने कि जो इंडस्ट्री है, 2020 की एक पॉलिसी है, द पावर टैरिफ सब्सिडी स्कीम अंडर द हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। तो पावर टैरिफ सब्सिडी दी गई है। इस पावर टैरिफ सब्सिडी का सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि प्रति यूनिट 2 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब आपको पता है कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो होती है एनर्जी, ऊर्जा। अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री 2 ही चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो ऊर्जा और दूसरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। अब इवन IMF भी ये बोलता है कि एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री अगर बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत होना चाहिए, एनर्जी अपने पास होनी चाहिए। अब एनर्जी के अंदर क्या है, एनर्जी के अंदर हमारे पास कोल एनर्जी, बाकी एनर्जी हो सकती है। अब यहां पर सरकार ने कहा कि अगर आपको अपनी एनर्जी की पूर्ति करनी है तो आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी देने का मतलब 1 यूनिट के ऊपर 2 रुपए का आपको हम लोग ये पॉइंट देंगे। तो 2 रुपए काफी मात्रा में होता है 1 यूनिट के ऊपर, और हरियाणा एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के साथ इसको इंश्योर किया गया है। और दूसरा क्या है, ही एडेड ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंटरप्राइज सिचुएटेड इन C and D कैटेगरी ब्लॉक ऑफ द स्टेट। ऐसे इंटरप्राइजेस, ऐसी इंडस्ट्री जो C और D कैटेगरी के अंदर। अब ये C और D कैटेगरी क्या है, अब देखो, हैविंग कनेक्टेड लोड ऑफ 40 किलोवाट इन D कैटेगरी। D कैटेगरी के अंदर जो 40 किलोवाट जिसके पास लोड है, लोडिंग कैपेसिटी है,
उनको, और दूसरा क्या है, ऐसी एंटरप्राइजेस जिनके पास 30 किलोवाट सी कैटेगरी के अंदर ब्लॉक है या उससे कम है, वो बेनिफिट ले सकते हैं स्कीम का। लोड का मतलब मैं आप लोग को थोड़ी सी लैंग्वेज में बता देता हूं। जैसे हम घर के अंदर जब एक बिजली यूज करते हैं तो हम जैसे अपना फैन चलता है, अपना कूलर, एसी वगैरह ये चलता है, लेकिन जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं खेत में पानी देने के लिए, तो उसके लिए हमें ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज्यादा लोड चाहिए। तो हम अपनी लैंग्वेज में, सीएम साहब ने भी इसको अपनी लैंग्वेज में लोड कहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। तो यहां पर क्या है, 2 कैटेगरी रखी गई, एक सी और एक डी कैटेगरी। सी कैटेगरी के अंदर 30 किलोवाट या उससे कम का अगर लोड है तो उसको ये सब्सिडी दी जाएगी 1 यूनिट के ऊपर 2 रुपए की। और डी कैटेगरी के अंदर ऐसे 40 किलोवाट का है जो है, उसको ये सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मिलेगी, उसको बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं और ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए लोग सोचेंगे। अगली न्यूज जो है वो है, देखो सरकार ने ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम जो है सरकार ने चला रखी है, पेंशन योजना चला रखी है सरकार ने। इवन अब तो ये भी किया गया कि पौधों को लेकर भी सरकार ने पेंशन स्कीम चला दी। मैंने बताया 2500 पर ईयर के हिसाब से। तो आपको पता है कि जिस हिसाब से पहले 2000 रुपए सरकार जो मिलते थे बुजुर्गों को, तो इसको सरकार ने 2200 किया, 2250 किया, फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 2500। ठीक है, ये कुछ रहा है। अब सरकार टाइम टू टाइम इसको बढ़ाते आई है। अब यहां पर क्या किया है, सरकार ने डिक्लेयर किया हरियाणा हाइक्स डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 17% to 28% फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो महंगाई भत्ता हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और जो पेंशन पाने वाले हैं उनका महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है, 28%। तो ऐसे जो अपने एम्प्लॉय, जो पेंशनर है, ये पेंशन उसमें भी है और पेंशन रिटायर्ड वाले में भी है, और ये उसके अंदर भी लागू होगा जो पौधे वाला मैंने आप लोग को बताया। 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 28% कर दिया है। तो आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि अपना जो महंगाई भत्ता है वो सरकार ने 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक किया है, 17% से बढ़ाकर उसको 28% कर दिया है। ठीक है, अगली न्यूज अगर आप लोग देखते हो तो अभी क्या है कि हमें अलग अलग डायल करना पड़ता है, 100 नंबर पे, 101 नंबर पे, 102, 108, इस तरीके से। तो सरकार ने क्या किया है, हमारे हरियाणा के सीएम साहब ने पंचकुला से 630 व्हीकल्स को जो है एक साथ रेस्पॉन्स व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया है, और वो किसके लिए है, डायल 112 फॉर ऑल इमरजेंसी नीड्स इन हरियाणा। अब मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को याद नहीं रहता कि कौन सा नंबर एम्बुलेंस का है, कौन सा नंबर फायर का है, कौन सा किसका है। 100 नंबर जरूर याद है, ठीक है, और इवन आप में से भी बहुत सारे होंगे जिसको सिर्फ एक ही नंबर याद रहता हो। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि यार ये जो है ना बड़ा झंझट रहता है, 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर, इन सब को हटाकर हम एम्बुलेंस व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, और वो नंबर होगा 112 किसी भी टाइप की इमरजेंसी के अंदर। अब चूंकि हरियाणा में हो आप रोहतक का एक ताऊ जिसको हिंदी प्रॉपर नहीं आती है, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा क्रिटिसाइज कि भाई आप ये, मतलब ये अच्छी बात है, हम अपनी हरियाणा में बोलते हैं, ठीक है। अब वो उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, अब वो हरियाणवी में बोलेगा, उसको नंबर तो पता है। तो यहां पर क्या किया गया कि मल्टी लिंगुअल फैसिलिटी रखी गई, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी के अंदर, और 24 घंटे की सेवा होगी, 15 to 20 मिनट रिस्पॉन्स टाइम होगा। मैंने पहले ही बताया कि सरकार हर तर्ज के ऊपर काम कर रही है, चाहे वो कोई निचले वर्ग का हो, चाहे राह चलता हुआ कोई जानवर हो, या कोई स्टूडेंट हो, उसको पता है कि स्टूडेंट 50 रुपए का इंसेंटिव लेकर पौधे नहीं लगा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो। तो इसी तर्ज पर सरकार ने यहां पर भी इमरजेंसी नीड के लिए 112 डायल 112 किया है रेस्पॉन्स, और इसको कहां से जो है फ्लैग ऑफ किए व्हीकल्स को, पंचकुला से। देखो पंचकुला का फिर नाम आ गया। तो पहले ही बताते आया हूं कि जहां जहां पर कोई योजना कुछ भी ऐसा आ रहा है उसमें पंचकुला और करनाल ही आपको दिखाई दे रहा है। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि कहां से इसको लॉन्च किया गया है और डायल 112 किसके लिए है,
इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फायर हो, तो आप 112 डायल करो और धीरे धीरे करते करते पूरे हरियाणा के अंदर इसको लागू कर देंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो 15 से 20 मिनट होगा मैक्सिमम। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पास, आप कहीं भी हो, आपने 112 लॉन्च किया है, आपके पास वो व्हीकल पहुंच जाएगा। और मल्टीलिंगुअल होगा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी। चलिए अगली न्यूज जो है, इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। अब भाई ये कौन सी चीज है? आप एटीएम में जाते हो, आपको पता है कि एटीएम के अंदर आप जाते हो, आप पैसे निकलवा के लाते हो। इसी तर्ज पर ग्रेन जो अपना है, जो अनाज है, वो एटीएम शुरू किया गया है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। तो फर्स्ट फूड ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति हैज बीन सेट अप इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो पहला ग्रेन एटीएम शुरू किया गया है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। इसके अंदर क्या है कि इजिली आप वहां पर जाओ और इजिली आपको वो अन्न की आपूर्ति हो जाए। अभी क्या है कि आप राशन की दुकान पर जाते हो, राशन की दुकान पर आप गए, आपने 10 तरीके के राशन मांगे, वहां पर अवेलेबल नहीं हुए तो आप दूसरी जगह जाते हो, तीसरी जगह जाते हो। तो इस तरीके से एटीएम का मतलब है एक टाइप की शॉप होगी, और ये जो शॉप होगी ये इजिली आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल करा देगी। तो इसका जो पर्पज है, द पर्पज ऑफ दिस एटीएम इज टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स एट गवर्नमेंट रन राशन शॉप इजी एंड हैसल फ्री। बिना किसी, जैसे फिर एक एग्जांपल की बात मैं आप लोगों से करूं कि आप आज के टाइम पे किसी परचून की दुकान पर जाते हो और वहां पर आपको कोई अन्न चाहिए, कोई अनाज चाहिए इस तरीके का, तो कुछ दुकानें ऐसी होती है कि वहां पर भीड़ काफी रहती है, अनाज पूरा मिल नहीं पाता, आप 5-7 मिनट वेट करते हो और वो प्रॉब्लम वहां पर रहती है। तो सरकार ने कहा है कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां पर आपके लिए सारे अनाज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और इवन सस्ते दाम पर भी, मार्केट से भी, जो बाकी जगह पर आपको मिल रहा है वो वहां से कम दाम पर। और दूसरा क्या है, हैसल फ्री होगा। तो आपको कोई बीज चाहिए, कोई अन्न चाहिए, खेत में उगाने के लिए कुछ बीज चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इस तरीके का पूरे भारत के स्तर पर पहला एटीएम होगा, ग्रेन एटीएम, जो कि कहां पर शुरू होगा? गुरुग्राम के अंदर। तो ये तो था अपना कुछ जुलाई मंथ का लिमिटेड सा करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को शुभकामनाएं आपके 12 सितंबर के एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आप अच्छे से एग्जाम को दे के आओ और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। धन्यवाद आप सभी का।